हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। फर्स्ट पार्ट सेकंड है ये वीडियो। फर्स्ट पार्ट है वो मैं पहले उसका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में मैंने समझाइए कि डीएनए के मॉलिक्यूल में क्या क्या कंपोनेंट पाए जाते हैं, उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है। उस स्ट्रक्चर के समझने के बाद ही यह टॉपिक है वो समझ में आएगा। तो यदि ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो आप पहले स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पार्ट फर्स्ट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसे देखें, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि इस प्रकार एक डीएनए अपनी स्ट्रक्चर को बनाता है और उनके मॉलिक्यूल किस प्रकार आपस में जुड़ते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए देने का श्रेय दिया जाता है महान साइंटिस्ट रोजलिन फ्रैंकलिन को, जिन्होंने क्या किया, एक्स-रे डिफ्रैक्शन मेथड के द्वारा क्या किया, उन्होंने डीएनए के मॉलिक्यूलर की स्ट्रक्चर को, किस प्रकार वो एक दूसरे से बंधते हैं या किस प्रकार उनके मॉलिक्यूल्स, जैसे हमने देखा शुगर मॉलिक्यूल्स, फास्फोरिक एसिड, H3PO4 और नाइट्रोजन बेस, ये मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो उनकी बाइंडिंग किस प्रकार से होती है उसको समझने के लिए रोजलिन फ्रैंकलिन ने एक्स-रे डिफ्रैक्शन मेथड यूज़ किया। और उस मेथड को देखकर या रोजलिन फ्रैंकलिन ने जो डेटा उपलब्ध कराया, उसके बेस पे वाटसन और क्रिक दो साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया, फिर वो डीएनए का मॉडल जो है वो हमारा प्रस्तुत किया हमारे सामने, जिसको हम आज देख सकते हैं कि हमारा एक्चुअल में डीएनए की स्ट्रक्चर होती कैसे, जिसको हम बोलते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। मतलब कि डबल हेलिकल्स का मतलब ये होता है कि धागे नुमा संरचना होती है जो आपस में एक दूसरे के साथ ऐंठी हुई होती है। डीएनए की स्ट्रक्चर दो धागेनुमा तंतु के रूप में होती है या धागेनुमा रेशे होते हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ ऐंठी हुई स्थिति होती है, और ऐंठन को ही हम बोलते हैं हेलिक्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ये मॉलिक्यूल्स जुड़ते कैसे हैं, उनके बीच किस प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं और वो बॉन्ड जुड़कर किस प्रकार हेलिक्स को बनाते हैं, और डीएनए जो प्रेजेंट फॉर्म में हमें दिखाई दे रहा है वो स्ट्रक्चर दी गई, उस स्ट्रक्चर को डिस्कस किया गया रोजलिन फ्रैंकलिन ने, और उस स्ट्रक्चर को फिर उसी डेटा के आधार पर डिज़ाइन किया या उसको बताया गया वाटसन और क्रिक। तो डीएनए का जो मॉडल है वो वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया, जो हम छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, तो उसको डिटेल में नहीं जाएंगे, हम उस टॉपिक को वहीं छोड़ते हैं। इसको आगे पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए किस प्रकार मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर जो होते हैं आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो यहाँ आपको एक डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि किस प्रकार डीएनए की स्ट्रक्चर के अंदर, ये आपको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर शुगर और फॉस्फेरस, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि शुगर और फॉस्फोरस जो हैं वो एक तरह से बैकबोन होते हैं, वो डीएनए का मेन ढांचा तैयार करते हैं, जिसमें शुगर डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है और दूसरा होता है फास्फोरिक एसिड, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, डीएनए का एक स्ट्रैंड बनाते हैं। इसी तरह से एक स्ट्रैंड डीएनए का ये बनेगा और एक स्ट्रैंड डीएनए का ये बनेगा। उन दोनों स्ट्रैंड को जोड़ने का काम करती है नाइट्रोजन बेस, जो उस स्ट्रैंड के बीच पाई जाती है, और नाइट्रोजन बेस के बीच भी एक तरह की बॉन्डिंग होती है, उस बॉन्ड को हम बोलते हैं एच बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आज हम इसको देखेंगे भी आपस में किस प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं और वो बंध या बॉन्ड किस प्रकार मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़े रखने में सहायता करते हैं। तो एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ये वाटसन और क्रिक के द्वारा दी गई, और उस स्ट्रक्चर को समझा या उस स्ट्रक्चर को समझाने के लिए रोजलिन फ्रैंकलिन ने एक्स-रे डिफ्रैक्शन मेथड का यूज़ किया। अब नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर हम आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, एक तरफ 5 और एक तरफ 3 लिखा हुआ है, और दूसरी तरफ देखें एक तरफ 3 और एक तरफ 5 लिखा हुआ है। तो ये स्ट्रक्चर हम इस टॉपिक के लास्ट में समझेंगे कि यहाँ पर 5 और 3 क्यों कहा गया है। जिसमें एक जो स्ट्रैंड है वो 5 सिरा है, वो जो 5 और 3 की तरफ मूव करता है, दूसरा सिरा जो 3 से 5 की तरफ मूव करेगा, मतलब कि एक स्ट्रैंड को हम 5-3 एंड बोलते हैं और दूसरे सिरे को हम 3-5 एंड बोलते हैं। इसको लिखने के लिए हम इस प्रकार से लिखते हैं 3-5 और 5-3 एंड।
तो डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस प्रकार जॉइंट आती हैं वो बेस करता है, वो आधार है। इसी के आधार पर इसको 5-3 एंड और 3-5 एंड बोला गया है। इसको टॉपिक को हम इस वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे भी इसको 5-3 और 3-5 नाम क्यों दिया गया है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि कौन कौन से इसमें बॉन्ड पाए जाते हैं। बेसिकली डीएनए के अंदर 3 टाइप के बॉन्ड पाए जाते हैं, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड। एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियोटाइड की बनी होती है। न्यूक्लियोटाइड हम समझ चुके हैं कि उसके अंदर एक शुगर मॉलिक्यूल, एक नाइट्रोजन बेस और एक फास्फोरिक एसिड जब जुड़ता है तो एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। लेकिन जब ये सभी न्यूक्लियोटाइड एक पूरी चेन में जुड़ते हैं तो वो बनाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोसाइड हम समझ चुके हैं, जब शुगर और नाइट्रोजन बेस आपस में जुड़ते हैं तो न्यूक्लियोसाइड बनता है, उससे फास्फोरिक एसिड जुड़ जाता है तो उसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। लेकिन इनके बीच में कौन कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, वो बॉन्ड होते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड। अब नेक्स्ट जो इसी टॉपिक को हम आगे समझेंगे कि किस प्रकार ये बॉन्ड जो इसमें पाए जाते हैं। अब आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा है जिसके अंदर यदि हम डिटेल में स्ट्रक्चर देखें तो ये शुगर मॉलिक्यूल है, ये शुगर मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहा है बीच में, इसको राइबोस शुगर बोलते हैं। यहाँ पर डीऑक्सीराइबोस शुगर होगा ये, क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल जो है कार्बन संख्या 2 पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नहीं है तो इसे डीऑक्सीराइबोस शुगर बोलेंगे। अब मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि नाइट्रोजन बेस हमेशा शुगर की 1 नंबर कार्बन के साथ जुड़ते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है नाइट्रोजन बेस का, नाइट्रोजन बेस से जुड़ी हुई 1 नंबर कार्बन के साथ, और फास्फोरिक एसिड या H3PO4 जो है वो शुगर के या डीऑक्सीराइबोस शुगर के 5 नंबर कार्बन के साथ जुड़ता है। ये 5 नंबर कार्बन के साथ C2H5OH जुड़ा होता है, तो इसके OH के साथ फास्फोरिक एसिड H3PO4 जो है वो जुड़ा होता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन बेस जुड़ेगी और यहाँ पर फास्फोरिक एसिड जुड़ेगा, 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 5 नंबर कार्बन जो C2H5OH के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये केमिकल बॉन्ड आपस में मिलकर इस डीएनए के एक न्यूक्लियोटाइड को बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एस्टर बॉन्ड। तो नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें हम देखेंगे कि इस प्रकार एस्टर बॉन्ड पाया जाता है। अब यहाँ पर एक नाम दिया हुआ है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड इसलिए है क्योंकि एक शुगर मॉलिक्यूल जो होगा वो एक तरफ फास्फोरिक एसिड को जोड़ेगा, वही फास्फोरिक एसिड जो होगा वो दूसरे शुगर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ेगा। इसका मतलब एक फास्फोरिक एसिड एक साथ 2 डीऑक्सीराइबोस शुगर को जोड़ता है, जिसके कारण वहाँ पर 2 बॉन्ड बनते हैं। अब एक शुगर मॉलिक्यूल का OH ग्रुप जब फास्फोरिक एसिड, एक तरह का कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, जब एसिड के साथ जुड़ता है, OH और एसिड मतलब कि अल्कोहल और एसिड जब जुड़ते हैं तो आपस में वो एस्टर बॉन्ड बनाते हैं। तो एक एस्टर बॉन्ड ये बन गया और एक एस्टर बॉन्ड ये बन गया, और बीच में इसके फास्फोरिक एसिड है या फास्फेट है, इसलिए हम उसको बोलते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। डाई मीन्स 2 बॉन्ड बने फास्फोरिक एसिड के साथ जुड़कर, जिसमें एक मॉलिक्यूल जो है वो 3 नंबर कार्बन से जुड़ा और दूसरा मॉलिक्यूल जो है 5 नंबर कार्बन से जुड़ा। तो ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम देखेंगे कि जो शुगर मॉलिक्यूल है वो 2 शुगर मॉलिक्यूल एक फास्फेट ग्रुप के साथ जुड़ता है। तो एक फास्फेट के साथ 2 शुगर मॉलिक्यूल जुड़े और शुगर मॉलिक्यूल का अल्कोहलिक ग्रुप फास्फोरिक एसिड के एसिड ग्रुप से जुड़ता है या एक एसिडिक ग्रुप के साथ जुड़ता है, तो वहाँ पर बॉन्ड बनता है एस्टर बॉन्ड, और वही एस्टर बॉन्ड को हम बोलते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पर हमेशा ही ये बात ध्यान रखना कि शुगर मॉलिक्यूल जो है वो एक बार एक फास्फेट को अपने 3 नंबर कार्बन से जोड़ेगा और दूसरा शुगर मॉलिक्यूल उसी फास्फेट को 5 नंबर कार्बन से जोड़ेगा। तो इसको हम बोलते हैं 3-5 सीरीज। इसे हम क्या बोलेंगे? 3-5 सीरीज।
या अपने DNA के स्ट्रैंड की ये 3,5 सीरीज आ गई। अब नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि किस प्रकार ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। इसी प्रकार मैंने आपको समझाया कि किस प्रकार नाइट्रोजन बेस, अब आप इसमें देख रहे हो नाइट्रोजन बेस जो है वो इसकी 1 नंबर कार्बन से जुड़ी है। हमेशा ही नाइट्रोजन बेस जो होती है वो शुगर की 1 नंबर कार्बन से जुड़ती है, किसी और कार्बन के साथ कभी भी नहीं जुड़ती। लेकिन फास्फोरिक एसिड जो है वो शुगर के या तो 3 नंबर कार्बन से जुड़ेगा या 5 नंबर कार्बन से जुड़ेगा, और एक शुगर मॉलिक्यूल जो है वो एक बार में फास्फोरिक एसिड के साथ डाइएस्टर बॉन्ड बनाता है। यहाँ एक फास्फेट जो है वो 2 शुगर मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ता है या 2 शुगर मॉलिक्यूल को जोड़ने काम करता है, इसलिए उसे 2 एस्टर बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, इसलिए हम उसको बोलते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड मुख्य रूप से पाया जाता है नाइट्रोजन बेस को नाइट्रोजन बेस के साथ, मतलब कि हम ये समझें हाइड्रोजन बेस जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो एक नाइट्रोजन बेस एडेनिन होगी वो थाइमिन के साथ जुड़ती है, मतलब कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो प्यूरीन नाइट्रोजन बेस को पिरिमिडीन नाइट्रोजन बेस के साथ जोड़ती है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि प्यूरीन नाइट्रोजन बेस के साथ जुड़ेगी। प्यूरीन नाइट्रोजन बेस हमेशा ही पिरिमिडीन नाइट्रोजन बेस के साथ जुड़ेगी। फर्स्ट वीडियो में मैं समझा चुका हूँ कि प्यूरीन नाइट्रोजन बेस होती है एडेनिन ग्वानिन और पिरिमिडीन नाइट्रोजन बेस होती है साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। यूरेसिल DNA में नहीं पाया जाता, साइटोसिन और थाइमिन पाई जाती है। तो यहाँ पर ये प्यूरीन नाइट्रोजन बेस है और ये पिरिमिडीन नाइट्रोजन बेस है, तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो इनके बीच में बॉन्ड पाया जाएगा, वो बॉन्ड होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर थाइमिन और एडेनिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है नाइट्रोजन बेस का। हम स्ट्रक्चर पहले समझ चुके हैं और वही स्ट्रक्चर यहाँ समझाई हुई है कि इनके बीच में बॉन्डिंग किस प्रकार से होती है। तो ये जो बॉन्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से साइटोसिन जो नाइट्रोजन बेस है वो ग्वानिन नाइट्रोजन बेस के साथ जुड़ती है। साइटोसिन है वो पिरिमिडीन नाइट्रोजन बेस है, जबकि ग्वानिन है वो प्यूरीन नाइट्रोजन बेस है। तो इसको समझेंगे तो इसमें तैयार हुआ है कि किस प्रकार साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ जुड़ती है, या अपने दूसरे शब्दों में ये कहें कि एक पिरिमिडीन क्षार दूसरे प्यूरीन क्षार के साथ जुड़ेगी। या फिर अपने कह सकते हैं कि हमेशा ही 2 प्यूरीन बेस कभी भी नहीं जुड़ेगी, 2 पिरिमिडीन बेस कभी नहीं जुड़ेगी। हमेशा ही प्यूरीन बेस का अटैचमेंट पिरिमिडीन बेस से होगा और एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ेगी और साइटोसिन ग्वानिन के साथ ही जुड़ेगी। यदि ये कॉम्बिनेशन नहीं पाया जाता है इसका मतलब उस DNA के अंदर कहीं ना कहीं कुछ म्यूटेशन हुआ है, उत्परिवर्तन हुआ, मतलब कि उसमें जीन में कुछ चेंज हुआ है जिसके कारण उस पीढ़ी में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। वो माइनर चेंज भी हो सकते हैं और कुछ मेजर चेंज भी हो सकते हैं यदि वो प्यूरीन बेस पिरिमिडीन बेस के साथ नहीं जुड़ती है। तो ये अपने आगे टॉपिक में समझेंगे। जेनेटिक के अंदर जो जेनेटिक डिसऑर्डर हैं, आनुवांशिक बीमारियां जो हैं वो इसी कारण होती हैं। आनुवांशिक बीमारियों का मुख्य कारण यहाँ पर इस बॉन्डिंग स्ट्रक्चर में परिवर्तन या हेर फेर होना ही मुख्य कारण होता है। और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसको अपने टॉपिक जब पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं कि नाइट्रोजन बेस किस प्रकार आपस में हाइड्रोजन बेस के द्वारा जुड़ती है। दोबारा बता दूं, एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ती है, साइटोसिन हमेशा ग्वानिन से जुड़ती है। एडेनिन और थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, जबकि साइटोसिन और ग्वानिन के बीच आप डायग्राम में देख सकते हो कि यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, 1, 2 और 3, और यहाँ पर 1 और 2। एडेनिन थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, जबकि साइटोसिन ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब देखते हैं, ये पूरी स्ट्रक्चर को यहाँ समझा दिया। अब यहाँ पर आपको कंप्लीट DNA की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। यह एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से किस प्रकार जुड़ता है। अब आपको यहाँ पर देखो, ये शुगर का 1 नंबर कार्बन नाइट्रोजन बेस से जुड़ा हुआ है, ये शुगर का 5 नंबर कार्बन फास्फोरिक एसिड से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर ये 1, 2 और ये 3 नंबर कार्बन है। ये 3 नंबर कार्बन जो है वो दूसरे शुगर के 5 नंबर कार्बन के फास्फोरिक एसिड के साथ जुड़ा हुआ है, और वो पहले वाले शुगर के 3 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं 3,5 स्ट्रैंड।
ये पूरा स्ट्रैंड क्या कहलाएगा, 3 5 एंड। जबकि दूसरे सिरे पर देखो ये नाइट्रोजन बेस 1 हो गया, ये 2 3 4 और ये 5वां नाइट्रोजन बेस है, 5वां सॉरी ये कार्बन है, ये कार्बन फास्फोरिक एसिड के साथ जुड़ गया। इसी तरह से दूसरी जो शुगर है वहाँ पर ये नाइट्रोजन बेस के साथ 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, यहाँ 3, ये 4 और ये 5। तो यहाँ पर वही फास्फोरिक एसिड दूसरे शुगर के 3 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर ये 5 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं 5 3 एंड। तो ये डीएनए का ये जो पूरा स्टैंड है ये 5 3 एंड कहलाएगा और डीएनए का ये स्टैंड जो है वो पूरा का पूरा 3 5 एंड कहलाएगा। इस तरह से यहाँ पर ये बॉन्ड बने, इसको बोलते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब यहाँ पर एक बात और है, एक बॉन्ड और पाया जाता है जो शुगर मॉलिक्यूल नाइट्रोजन बेस के साथ जुड़ा हुआ है, जो 1 नंबर कार्बन के साथ शुगर मॉलिक्यूल के साथ नाइट्रोजन बेस जुड़ी हुई है, उस नाइट्रोजन बेस के साथ जुड़ने के लिए जो बॉन्ड पाया जाता है उस बॉन्ड को हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जो पहले डिस्कस कर चुके हैं वो बॉन्ड कौन सा पाया जाता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मतलब कि शुगर मॉलिक्यूल किसी भी दूसरे कंपोनेंट के साथ या किसी भी शुगर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ता है तो उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एस्टर बॉन्ड कब बनता है, जब कोई एसिडिक ग्रुप एल्कोहलिक ग्रुप के साथ जुड़ता है तो वहाँ पर वो पाया जाता है एस्टर बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो होते हैं आपस में जुड़ते हैं। तो नाइट्रोजन बेस के अंदर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल खूब हैं, वो स्ट्रक्चर आपको मैंने पार्ट फर्स्ट वीडियो में समझा दी है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है और यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसका मतलब ये एडेनिन और थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, जबकि साइटोसिन और गुआनिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। अब थोड़ा सा कंसंट्रेट करते हैं अपने कि इसको 3 5 और 5 3 किस प्रकार से डिनोट किया गया है। ये मेन जो डीएनए के जो स्ट्रैंड हैं, हमें इस 3 5 और 5 3 एंड को यहीं पर क्लियर करना है, क्योंकि आगे जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, वो सब इसी के ऊपर बेस हैं। ट्रांसक्रिप्शन के अंदर क्या होता है, 5 3 एंड को हम क्या कहेंगे, 3 5 एंड को क्या कहेंगे, या डीएनए के मॉलिक्यूल्स नीट के लेवल पे, कंपटीशन लेवल पे यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें ये क्लियर करना है कि ये 3 5 एंड और 5 3 एंड क्यों कहते हैं। दोबारा समझा दूँ मैं कि 3 5 एंड इसलिए है क्योंकि शुगर का एक जो मॉलिक्यूल है वो फास्फेट के 3 नंबर कार्बन से, सॉरी शुगर के मॉलिक्यूल के साथ फास्फेट है वो 3 नंबर कार्बन से जुड़ेगा, वही फास्फेट ग्रुप दूसरे शुगर मॉलिक्यूल के 5 नंबर कार्बन से जुड़ेगा। अब इसके सामने देखो, ये सामने की सीरीज़ यहाँ बनी हुई है, तो यहाँ पर इसे यदि यहाँ ये मॉलिक्यूल आपस में 5 नंबर कार्बन और 3 नंबर कार्बन जुड़ा हुआ है, उसके अपोजिट ये 3 और 5 से जुड़ा हुआ है, तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। यदि हम यहाँ से समझेंगे तो ये 3 5 एंड होगा, यदि हम उसको ऊपर से समझेंगे तो ये 3 5 एंड होगा। तो एक मॉलिक्यूल का सिरा जो होगा वो 3 5 एंड कहलाएगा, दूसरा जो डीएनए स्ट्रैंड होगा वो 5 3 एंड कहलाएगा। अब इसको लास्ट में समझते हैं। ये स्ट्रक्चर आप देखो, ये देखो इसमें 5 3 एंड है, एक मॉलिक्यूल शुगर फास्फेट का, शुगर के साथ फास्फेट 5 नंबर कार्बन के साथ, वही मॉलिक्यूल 3 नंबर कार्बन के साथ जुड़ा हो तो हम बोलते हैं 5 3 एंड। जबकि यहाँ पर उसके सामने का शुगर मॉलिक्यूल यहाँ पर 3 नंबर ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ फास्फेट, और दूसरा जुड़ा हुआ है उसके 5 नंबर कार्बन के साथ, तो उसको हम बोलते हैं 3 5। तो यहाँ पर पहला मॉलिक्यूल 3 है, यहाँ 5 है, और यहाँ 5 और 3 है। एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का मतलब ये होता है, इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक डीएनए या ये स्ट्रैंड और दूसरा स्ट्रैंड डीएनए का ये स्ट्रैंड है। यहाँ पर यदि ये डीएनए 5 3 एंड की तरफ होगा तो उसके सामने वाला डीएनए स्ट्रैंड जो होगा वो 5 3 5 एंड की तरफ होगा। इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर। मतलब कि ये एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं लेकिन एंटी होते हैं। शुगर मॉलिक्यूल एक दूसरे के सामने वाला मॉलिक्यूल जो शुगर हुआ वो हमेशा उसके एंटी होगा। मतलब कि वहाँ पर यदि 5 नंबर कार्बन उसको अटैच कर रहा है तो उसी के सामने वाला शुगर मॉलिक्यूल हमेशा 3 नंबर कार्बन के साथ अटैच होगा। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, और डीएनए में ही एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर ही पाई जाती है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हो इस डायग्राम के अंदर।
यहाँ पर देखो पहला इस शुगर मॉलिक्यूल का ये 5 नंबर कार्बन है वो फास्फेट ग्रुप से जुड़ा हुआ है। उसके जस्ट सामने वाला पैरेलल स्ट्रक्चर वाला शुगर मॉलिक्यूल जो है वो अपने फास्फेट ग्रुप के साथ 3 नंबर कार्बन को जोड़ रहा है। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एंटी पैरेलल। एक स्ट्रैंड यदि 5-3 एंड की तरफ चलेगा तो दूसरा सिरा जो है वो 3-5 एंड की तरफ चलेगा, और इसी को हम बोलते हैं एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। यदि ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और नेक्स्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।